इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट यूनिट सेकंड पॉइंट हम कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो जैसे वर्ड अपने आप में बताता है, डिनोट करता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि जब हम ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन ले, ट्रांजैक्शन मैंने लिया, आई परचेज मशीनरी, आई परचेज मशीनरी। तो मशीनरी जब मैंने परचेज की तो क्या हुआ होगा, उसके दो इफेक्ट क्या हुए होंगे कि मशीनरी में इंक्रीज हुआ होगा। और मशीनरी मैंने किस चीज से खरीदी है स्टूडेंट? मशीनरी मैंने खरीदी है कैश से। तो मतलब मेरे पास से कैश जो है वो डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो हम डबल एंट्री सिस्टम में क्या देखते हैं कि एक किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, या तो इंक्रीज होगा एक जगह और एक जगह डिक्रीज होगा। यहां तक सबको समझ में आया? मैं फिर सबको ध्यान में बताना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट होंगे मतलब कोई चीज इंक्रीज होगी या कोई चीज हमारे पास से डिक्रीज होगी, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि आज एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के? पहला पॉइंट आता है एन इक्विटेबल सिस्टम। एन इक्विटेबल सिस्टम। इक्विटेबल सिस्टम का क्या मतलब होता है? इक्विटेबल सिस्टम का मतलब होता है कि जितना मैंने इंक्रीज किया है उतने ही अमाउंट से मैं सेम डिक्रीज करूंगा, है ना। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसके अंदर देखेंगे कि इंक्रीज कैसे कर रहे हैं हम और हम डिक्रीज कैसे कर रहे हैं। मतलब मैंने अगर मैं कोई मशीनरी 50,000 से परचेज की है तो 50,000 इंक्रीज होगा और मेरे पास से 50,000 कैश डिक्रीज होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है सर्टेन रूल्स। जब हम रूल्स पे आएंगे, रूल बुक में मैं आपको बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन से रूल चल रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट होते हैं और क्या उसमें कैसे हम उसकी एंट्री किस हिसाब से करते हैं अकाउंट्स में। सिस्टम हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी, अरिथमेटिक एक्यूरेसी, अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अरिथमेटिक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कब आती है? अरिथमेटिक एक्यूरेसी तब आती है जैसे मैंने बताया कि जब मैंने मान लो 50,000 अमाउंट को डेबिट किया पर क्रेडिट करते समय मैंने 30,000 कर दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, जब इससे ये गलत है। 50,000 अगर मैंने इंक्रीज किया है मशीनरी को तो 50,000 से ही मैं कैश को डिक्रीज करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्विटेबल सिस्टम है। इक्विटेबल सिस्टम में हमने क्या देखा? इक्विटेबल सिस्टम में हमने देखा कि इक्वालिटी है, जितने से हम डेबिट कर रहे हैं उतने से हम क्रेडिट करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनसे कि हम डबल एंट्री सिस्टम को चलाते हैं और एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी के ऊपर पूरा का पूरा अकाउंटिंग बेस्ड होता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है?
इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी में जो पहले सिस्टम चला करता था वो सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था, अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम है। बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, हेल्पफुल टू हेल्पफुल टू बिजनेसमैन। हेल्पफुल टू बिजनेसमैन का मतलब है कि अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं अपनी अकाउंट्स को मेंटेन करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि कितना अमाउंट मैंने लिया है या कितने का अमाउंट मुझे पे करना है। हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस, सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस, सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है। कई बार क्या होता है कि बिजनेस को टेक ओवर किया जाता है। जब बिजनेस को हम टेक ओवर करते हैं, जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं जो हम चला, जैसे कोई बिजनेसमैन था वो बिजनेस नहीं चला पाया, तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वो अपने बिजनेस को बेच देता है। तो जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं उसको जब हम नए बिजनेस को परचेज करते हैं तो हमको पता होता है कि उसके प्रॉफिट्स कितने, उसके लॉस कितने, उसकी एसेट्स कितने, उसकी लायबिलिटीज कितनी, उसके डेटर्स कितने हैं, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं। तो हमारे पास एक होलसेल पिक्चर होती है। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, है ना। कंपैरेटिव स्टडी, अगर मैंने मुझे देखना है कि मैंने लास्ट ईयर में कितने प्रॉफिट्स लिए थे, उससे पहले कितने प्रॉफिट्स लिए थे, या लॉसेस हुआ था मेरे मुझे बिजनेस के अंदर, तो हम उसका कंपैरेटिव स्टडी तभी कर पाएंगे जब हमने अपने अकाउंट्स को सही ढंग से मेंटेन किया होगा। हेल्पफुल इन ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट्स का मतलब है कि हम अकाउंट्स में, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने रमेश को 50,000 रुपए दिए। ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट में रमेश डेबिट हुआ होगा और रमेश के अकाउंट में कैश क्रेडिट हुआ होगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमने, अगर मान लो रमेश के साथ मेरा कोई डिस्प्यूट होता है, कोई बिजनेस में झगड़ा होता है, तो उस बिजनेस के झगड़े को हम कैसे निपटा सकते हैं? हम रमेश को बता सकते हैं, हम लॉ में, कोर्ट में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखिए हमारा जो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स हमारा जो टैली हो रहा है वो टैली तभी होगा जब हमारे डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम से ये मदद मिलती है हमको कि हमको डिस्प्यूट्स में, झगड़े वाली स्थिति में हमको निपटारा करने में आसानी होती है। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। जैसे कि सबको पता है कि हमको जीएसटी हमको भरना कंपलसरी है। ठीक है। अगर हम जीएसटी में बहुत सारी रिबेट्स भी हैं बिजनेसमैन के लिए, तो बिजनेसमैन उन रिबेट्स को, उनका फायदा तभी ले पाएगा कि जब उसने अपना बिजनेस में अकाउंट्स को मेंटेन किया हो। तो असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस हम भरने के लिए हमें क्या करेंगे? हमें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। भाई जब तक हम प्रॉफिट नहीं या लॉस नहीं पता करेंगे तब तक हम टैक्सेस नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिक्सेशन ऑफ गुडविल। सिक्स्थ पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? व्हाट इज गुडविल? गुडविल को हम सरल सरल भाषा में हिंदी में क्या कह सकते हैं? साख। ठीक है। साख, मेरे बिजनेस की साख क्या है?
ठीक है, मेरा नाम क्या है बिजनेस में, तो बिजनेस में मेरे नाम को मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? ठीक है, बिजनेस में मैं अपने नाम को अगर प्रूफ करना है तो मुझे क्या बताना होगा, मेरी बैलेंस शीट बताएगी कि मेरी बिजनेस में क्या वैल्यू है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज कितनी है, मेरे डेटर्स कितने हैं, मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं। हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग लोन्स, ऑब्टेनिंग लोन्स, ठीक है। ऑब्टेनिंग लोन्स, लोन्स आपको एक सिंपल सा नियम पता होगा कि अगर मुझे कोई भी पर्सनल लोन लेना है या किसी भी प्रकार का लोन लेना है तो मिनिमम मेरे पास 3 से 5 साल का आईटीआर फिल होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फिल होना चाहिए, तभी मुझे लोन मिलेगा। तो लोन लेने की आवश्यकता बिजनेस में बहुत कॉमन है, बिजनेस में अक्सर लोन लिया जाता है और पे किया जाता है। तो मुझे लोन लेने के लिए क्या करना होगा, अपने अकाउंटेंसी को मजबूत रखना होगा। helpful in large scale production, large scale प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका पार्ट क्या है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो जब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे कॉस्ट पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है पर यूनिट की। जब मुझे पर यूनिट की कॉस्ट पता चलेगी तभी मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाऊंगा। मैं मतलब मैं बहुतायत में अगर प्रोडक्शन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट पता होना चाहिए। हेल्पफुल इन कीपिंग कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज, कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज। अकाउंट्स के द्वारा कंट्रोल कैसे रख सकते हैं हम एम्प्लॉयज के ऊपर? बहुत सारा आंसर है इसका। मान लीजिए मेरी जो सैलरी है, सैलरी मुझे पता चल जाएगी कि सैलरी मेरी कितनी डेबिट हो रही है मंथली, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है, वेजेस पे खर्चा कितना हो रहा है, राइट। तो जैसे खर्चे होंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयज के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर या अलाउंसेस के ऊपर मेरा कितना खर्चा हो रहा है। तो मुझे एक कंट्रोल करने में अकाउंट्स के द्वारा मदद मिलेगी। हेल्पफुल इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, 10th पॉइंट है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जब कोई भी बिजनेसमैन का, किसी भी बिजनेसमैन का बुरा वक्त आता है तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस को सेल करता है। तो जब वो बिजनेस को अपने सेल करता है तो गवर्नमेंट के नियम है कि किस प्रॉपर्टी को वो सबसे पहले बेच सकता है, बेचेगा, है ना। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कुर्की होना या दिवालिया होना। तो जब कोई भी बिजनेसमैन जब दिवालिया होता है या इंसॉल्वेंट होता है तो गवर्नमेंट के या लीगल प्रोसीजर के द्वारा ही उसको गुजरना होता है, ठीक है। उसको दायित्वों का निर्वहन बिजनेस में और जनता के प्रति किस प्रकार करना है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के द्वारा ही वो करता है। अब एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। अब हम डिसएडवांटेजेस कम है, ठीक है। अकाउंट्स एक दवाई के जैसा है, ठीक है। दवाई खाने से क्या होता है, एडवांटेजेस बहुत सारी होती हैं, 2-3 सिम्टम्स उसमें डिसएडवांटेजेस के भी होते हैं। एन एक्सपेंसिव सिस्टम, एन एक्सपेंसिव सिस्टम, एन एक्सपेंसिव सिस्टम। देखो क्या होता है कि कोई भी अकाउंट्स का सर्टिफिकेट बिना सीए के साइन किए हुए ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, ठीक है।
तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस पे करनी होती है, हमको कोई ना कोई अकाउंटेंट रखना होता है। अकाउंटेंट रखेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसको हम सैलरी देंगे, उसको हम वेजेस देंगे, ठीक है। हमको एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो एक्सपेंसिव सिस्टम है, कॉस्ट इंकर्ड होती है, पर हम उसकी एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है अकाउंट्स मेंटेन करने की। फिर आता है डिफिकल्ट इन सर्च ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग एरर्स, मैंने क्या बताया कि अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक करते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए लो मैंने मशीनरी परचेज की थी 50,000 रुपए की, पर मैंने कैश को आउट किया 30,000 से, तो वो जो 20,000 है उसका इफेक्ट डबल होगा, मतलब वो तुरंत ही 40,000 का डिफरेंस शो करेगा, राइट। जब ये हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आई कैन प्रूव कि इसका क्या कहते हैं इफेक्ट कैसे आता है। तो अकाउंटिंग एरर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अकाउंटिंग एरर्स वो होते हैं कि जैसे ये तो एक एरर का नाम दिया मैंने, ठीक है, कैश टू बैंक करना था, मैंने बैंक टू कैश कर दिया, रिवर्स एंट्री हो गई, जो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो इसके जो अकाउंटिंग एरर्स होते हैं वो पूरी बैलेंस शीट तक जाते हैं, फिर उसको हम रेक्टिफाई करो, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, अकाउंट्स बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। अकाउंट्स जो है वो बहुत सेंसिटिव माना जाता है, सेंसिटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब ज्वलनशील कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ज्वलनशील तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसको अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना देखने, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग नौकरी करते हैं वो 15 साल, 20 साल, 25 साल तक उनको एम्प्लॉयर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसको मालूम होता है कि एडजस्टमेंट्स एंट्रीज कैसे करनी है, एरर को रेक्टिफाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा होता है, प्रॉपर चैनल के, मतलब इसके प्रॉपर हमको एफिशिएंट वर्कर्स चाहिए होते हैं इस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा चेंजेस कहाँ होते हैं, जॉब्स में फ्रीक्वेंटली कहाँ छोड़ा जाता है, मार्केटिंग में, सेल्स में। The structure of double entry system. Structure of double entry system. DES कर लेते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट स्टेज में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखोगे तो आप दिन भर की जो डायरी होती है या एक रजिस्टर होता है, उस डायरी या उस रजिस्टर के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम उसके अंदर दिन भर के हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हुए, दिन भर का हमारा जो लेन देन हुआ है उसको हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये रूटीनल होगा। पहले जैसे मैंने आज कई कई जगह क्या होता है अकाउंट्स में, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग 2 दिन या 3 दिन का रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको जनरलाइज करते हैं, फिर उसमें फिर लेजर में करते हैं, तो वो रूटीन होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, कौन सा ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में आफ्टर रिकॉर्डिंग द लेजर पोस्ट जनरल रिकॉर्ड बुकिंग ट्रांजैक्शन टू कलेक्ट ऑल ट्रांजैक्शन इनटू वन प्लेस, फिर हम क्या करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस में लाकर उसको क्लासिफाई करते हैं,
थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी, थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, उसको जनरल में पोस्टिंग करते हैं। फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं हम, जर्नल, जर्नल के बाद आता है लेजर, फिर फिफ्थ स्टेज में हम क्या करते हैं, फिफ्थ में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सिक्स्थ स्टेज में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सेवेंथ स्टेज में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेज, सेवेंथ स्टेज। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने डबल एंट्री सिस्टम देखा। डबल एंट्री सिस्टम बहुत सिंपल है। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज का दो इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, दो इफेक्ट देखने के बाद हम उसको देखते हैं कि कहाँ पर इंक्रीज हुआ है, कहाँ पर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा दो इफेक्ट आते हैं। ठीक है, इसके अगर मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूंगा, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था, राइट। जैसे कि हम देखते हैं कि हर चीज इंडिया ने बाहर की कंट्रीज को दी है, तो अकाउंट्स भी हमारे यहाँ जन्मा सबसे पहले, और सिंगल एंट्री सिस्टम में। फिर बाकी देशों ने उसको उसको मॉडिफाई करके उसको थोड़ा नया रूप देके उसको क्या करा, डबल एंट्री सिस्टम में बना दिया। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या बोलता था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, या सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम ये कहता था कि जैसे डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या मानता था, एक ही इफेक्ट होता है, सिंगल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट। सिंगल इफेक्ट कैसे होता है, जैसे मैंने मशीनरी परचेज की, ठीक है, तो मशीनरी में इंक्रीज हुआ और कैश में डिक्रीज हुआ, राइट। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या बोलेगा कि मैंने मशीनरी परचेज की, आई परचेज मशीनरी, तो वो मशीनरी की पोस्टिंग करेगा कि मशीनरी हमारे पास स्टॉक में एंट्री करेगा, उसकी कैश की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, राइट। तो सिंगल इफेक्ट होता था, और उस अब जो हो रहा है उसमें डबल इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो बात ये थी कि हमने क्या करा कि इसका ड्रॉबैक क्या था सिंगल एंट्री सिस्टम का, इसको हम महाजनी सिस्टम भी बोल सकते हैं, महाजनी सिस्टम। महाजन्स जो होते हैं ना, वो इस सिस्टम को फॉलो करते थे, जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं। तो वो सिंह महाजनी सिस्टम में क्या होता था कि इसमें जब सिंगल इफेक्ट आएगा तो इसको प्रूफ कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता था, प्रूफ डिफिकल्ट होता था इसका। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक ये था कि ये पूरा बेस होता था ट्रुथफुलनेस के ऊपर, सच्चाई के ऊपर बेस्ड होता था। बाकी इसका कोई बेस नहीं होता था कि दूसरा इफेक्ट, क्योंकि अकाउंट इफेक्ट ही नहीं होता था। जब दूसरा अकाउंट इफेक्ट ही नहीं होता था तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पर करप्शन के चांसेस ज्यादा होते थे। डबल एंट्री सिस्टम में करप्शन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, इफेक्ट दोनों तरफ आएगा, इंक्रीज भी होगा और कोई चीज डिक्रीज भी होगी। ठीक है, अब नो लीगल कंपल्शन,
नो लीगल कंपल्शन। ठीक है, आज जैसे हम जीएसटी देखते हैं या इंसॉल्वेंसी का हमने पढ़ा, तो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल कंपल्शन है कि हमको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट है बिजनेस का, तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होता है, वो एविडेंस से शो होता है, वो अकाउंट्स के द्वारा शो होता है। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या था कि सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत सालों पुरानी बात है, जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, तो ये लीगल कंपल्शन नहीं हुआ करता था, और होता भी था तो सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, जैसे किसी ने बोला कि सिर्फ मैं अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, एक ही अकाउंट के अंदर सारी एंट्रीज हो रही हैं, राइट। सो दिस वाज द डिफेक्ट और ड्रॉबैक लीगल सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर लीगल कंपल्शंस बहुत कम हुआ करते हैं। तो हम डबल एंट्री सिस्टम का लास्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि डबल एंट्री सिस्टम में एक चीज डेबिट होगी तो एक चीज क्रेडिट होगी। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज डबल इफेक्ट एंड द ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डबल एंट्री सिस्टम में अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिविटी होगी। अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिविटी होगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिविटी होगी, सेम वे में एक्टिविटी नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैंने कोई एसेट परचेज किया है, कोई मशीनरी परचेज की है, तो ये थोड़ी होगा कि मैं मशीनरी भी रख लूं और मैं पैसे भी रख लूं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो और जैसे मैंने सैलरी डिसबर्स की एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय के खाते में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी डेबिट हुई और कैश क्रेडिट हुआ, है ना। कैश जो व्यक्ति था, जो एम्प्लॉय था, उसके खाते में कैश क्रेडिट होगा और मेरे खाते में सैलरी डेबिट होगी, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का जो बेस है, ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स हमेशा रहेंगे इसके अंदर। टू एस्पेक्ट्स का मतलब है एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ठीक है, और इक्विटेबल सिस्टम है, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल बोथ एस्पेक्ट्स। पर्सनल एस्पेक्ट्स भी होंगे इसके अंदर और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स भी होंगे। अदर इम्पर्सनल डबल एंट्री सिस्टम अ कंप्लीट अकाउंटिंग हैज टू बी डन। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डबल एंट्री सिस्टम चलेगा। सिस्टम हेल्प्स इन फाइंडिंग अर्थमेटिक एक्यूरेसी। देखो, डबल एंट्री सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेट है ये सिस्टम अपने आप में, तभी तो हमारी बैलेंस शीट टैली होती है, तभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक था डबल एंट्री सिस्टम, छोटा टॉपिक था, आज हमने इसको डबल एंट्री सिस्टम में कवर किया। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लेजर। ठीक है, नहीं, हमारा टॉपिक होगा अकाउंट्स एंड जर्नल्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंटिन्यूइंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।